28 फरवरी 2002 के दिन अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी पर भीड़ ने हमला किया था, जिसमें 69 लोग मारे गए। दंगाइयों ने कई लोगों को जिंदा जला दिया। 39 के शव मिले मगर बाकी के मिले भी नहीं। 14 साल से चल रहे इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने 66 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें से वो 36 के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई। इस केस में एक पुलिस अफसर भी आरोपी था जो बरी हो गया। सजा का ऐलान 6 जून को होने वाला है। इस फैसले की महत्वपूर्ण बात यह रही कि कोर्ट ने इसे किसी षड्यंत्र के तहत हुआ हत्याकांड नहीं माना और 24 में से 13 आरोपियों को तो कम संगीन जुर्म में दोषी माना। यानी एसआईटी ने जिन 66 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, उनमें से आधों को भी सजा दिलवा पाने में वो नाकाम रही। तो क्या बिना किसी षड्यंत्र या सुनियोजित तरीके से इतना बड़ा कांड हो गया होगा? बीजेपी के मौजूदा पार्षद विपिन पटेल और कांग्रेस नेता मेघ सिंह चौधरी बरी हो गए हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे अतुल वैद दोषी पाए गए। कैलाश धोबी भी दोषी पाया गया है, लेकिन वो पैरोल पर छूटने के बाद फरार है। मांगीलाल जैन को भी सजा मिली है, जिसके बारे में आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने ट्वीट किया है कि मांगीलाल जैन का उन्होंने स्टिंग किया था और आशीष खेतान ने अपने स्टिंग की बातें फेसबुक पर डाली है, जो उस वक्त तहलका पत्रिका में छपी थी। इसके एक हिस्से में मांगीलाल जैन आशीष खेतान से कह रहा है, जब आशीष पूछ रहे हैं कि तो उस दिन आप पूरे दिन बस भीड़ में थे, तो मांगीलाल जैन कह रहा है कि हाँ मैं भीड़ में था। फिर आशीष खेतान का सवाल है कि और जय श्री राम का नारा लगा, तो मांगीलाल कहता है कि भीड़ में हम, हमारे दोस्त, बहुत से लोग थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उसमें सर देखो कितने तो चेहरे ऐसे थे जिन्हें हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन भरत तेली, अतुल वैद, बहुत सारे लोग आए थे दूर दूर से, बापू नगर और मेघनी नगर से। फिर आशीष का सवाल होता है कि अगर, लेकिन भरत तेली और अतुल वैद अपने मजबूती से लड़े होंगे। मांगीलाल जैन कहते हैं कि ये लोग थे सर, टोली में थे और इन लोगों के साथ में बहुत सारे लड़के थे। उस दिन 50,000 में किसे पहचाने कौन थे? आशीष कहते हैं कि ये अपने विश्व हिंदू परिषद वाले थे। तो मांगीलाल का जवाब है कि हाँ गाड़ी भरकर आए थे सब। आशीष खेतान कहते हैं तो उस दिन आप, तो मांगीलाल धूप जैन को, इस तरह की बातें होती हैं दोनों के बीच में। और मांगीलाल धूप जैन को सजा हुई है और मांगीलाल जैन विश्व हिंदू परिषद के जिस अतुल वैद का नाम ले रहा है इस स्टिंग ऑपरेशन में, उसे भी कम संगीन जुर्म में सजा हुई है। स्टिंग ऑपरेशन में मांगीलाल जैन ने ठीक ही कहा कि उस दिन की भीड़ में इतने चेहरे थे कि पहचान नहीं सकते थे लोग। कई मोहल्लों से गाड़ियों में भरकर लाए गए और आए भी। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगाने से 59 लोग मारे गए थे। उसके बाद गुजरात के बड़े हिस्से में दंगे भड़के। या आप तय करें कि मांगीलाल जैन और अतुल वैद्य को क्या मिला और उनकी इस हिंसा का लाभ उठाकर किसे क्या मिला? इंसाफ हुआ या नहीं, यह सवाल किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो बच गया उसके लिए, या जो मार दिए गए लोगों के लिए लड़ने के लिए बचा रह गया? उसके लिए जो मेरे को संतोष नहीं है क्या कि वो आधा जो है 24 को सजाया है और 36 को बरी कर दिया है। इसलिए मुझे संतोष नहीं है कि ये तो मेरी जद्दोजहद जो थी वो अधूरी रह गई। अब मेरे को फिर और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं समझ रही थी 15 साल के अंदर जो मेरा हुआ, 15 साल के अंदर जो मेरा हुआ है वो चलो मेरा बरी हो गई, अब मैं फारिग हो गई सब ये लड़ाई झगड़ों से क्या। तो लेकिन कहाँ से, अब वो तो मेरे को और भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे वकील क्या राय देते हैं, क्या बोलते हैं। गुलबर्गा सोसाइटी की रहने वाली पारसी महिला रूपा मोदी का घर भी जला दिया गया। रूपा मोदी का बेटा उस दिन गायब हो गया। कई साल वे इंतजार करती रही, मगर 7 साल बाद सरकारी कागजों में उसे मृत घोषित कर दिया गया। रूपा मोदी की कहानी पर ही फिल्म बनी थी परजानिया। रूपा को भी इस फैसले का इंतजार था। गुलबर्गा सोसाइटी के भीतर 29 बंगलों हैं और 6-7 फ्लैट हैं, जिनमें एक घर उनका भी था। अभी भी मैं ढूंढ रही हूँ। अभी 2 साल पहले ही मैं केरला जाके आई। अभी बीच में बड़ौदा से महीने पहले फोन आया था कि आपका बेटा है, जैसा ही मैंने देखा है। और जो परजानिया पिक्चर देखते हैं तो परजानिया पिक्चर के लास्ट में मेरा ये बेटे का फोटो भी है और मेरा नंबर भी है। पर यहाँ के गुजरात के कोई गवर्नमेंट के कोई भी मेरे साथ सपोर्ट करने नहीं आए, कभी कैंडल जलाने नहीं आए 28 फरवरी को गुलबर्गा सोसाइटी में, और न किसी ने अभी तक मुझे पूछा है। यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 2002 से 8 लोग इस मामले में हिरासत में थे, जिनमें से ज्यादातर दोषी पाए गए हैं। फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद ही बाकी बातें विस्तार से पता चलेंगी। साबरमती एक्सप्रेस से लेकर गुजरात में हुए कई दंगों में सजा तो हुई है। यह भी सही है कि कई लोग छूट गए हैं, मगर सजा पाने वालों
और उस वक्त की मीडिया में आए नाम में काफी समानता भी मिलती है। अगस्त 2012 में नरोदा पाटिया मामले में भी फैसला आया। इसमें 31 लोगों को दोषी पाया गया, जिसमें 30 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। इनमें एक नाम माया कोडनानी का भी है, जो उस वक्त मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री थी। माया को इस्तीफा देना पड़ा। माया कोडनानी इस वक्त जमानत पर हैं। बाबू बजरंगी भी जेल में है। जुलाई 2015 में इस मामले की गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। गुजरात दंगों से जुड़े कई मामलों में फैसले आए हैं और आते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी कई मामले चले हैं और कुछ कई प्रकार की अदालतों में भी, जिन्हें हम फास्ट ट्रैक से लेकर स्पेशल ट्रायल कोर्ट कहते हैं। कई मामलों में बरी होने की संख्या बहुत ज्यादा है, मगर आप संतोष कर सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय से लोग सजा पाने वालों की सूची में हैं। पता नहीं जिस भीड़ का हिस्सा बनकर वो गए थे, अब जेल जाने के बाद वो भीड़ उनके परिवार का हाल पूछने जाती भी होगी या नहीं। इसलिए ऐसी भीड़ का हिस्सा बनने से पहले सोच लीजिएगा, कुछ बच जाएंगे मगर कुछ नहीं भी बच पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने साबरमती एक्सप्रेस कांड में 94 लोगों को आरोपी बनाया था। 2011 में 31 लोगों को सजा हुई और बाकी बरी हो गए। सजा पाए लोगों में 11 को उम्र कैद और बाकी को फांसी की सजा सुनाई गई। इसका मुख्य आरोपी फारूक मोहम्मद पिछले ही महीने पकड़ा गया है। 2011 में मेहसाणा के सरदारपुरा दंगे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 31 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, 42 को बरी कर दिया। 2012 में मेहसाणा के ही दीपड़ा दरवाजा है कोई वहां कांड हुआ था, उसमें 21 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले सभी पटेल समुदाय के थे। 2012 में ओड कस्बे में बोहरा परिवार के घर पर हुए हमले के मामले में 23 लोगों को सजा हुई और 23 बरी हो गए। 2016 में खेड़ा जिले में 118 लोगों को बरी कर दिया गया। बरी होने वाले में हिंदू मुसलमान दोनों थे। किसी केस में कोई बड़ा नेता नहीं फंसा। माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को छोड़ दें तो हर केस में राजनीतिक दल के लोग छूटते चले गए। 150 के करीब लोगों को सजा हुई है। दिसंबर 2015 में गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने राज्यसभा में बताया था कि दिल्ली की अलग अलग अदालतों में 1984 के सिख विरोधी दंगे में 442 लोगों को सजा हो चुकी है। यह मौजूदा केंद्र सरकार का राज्यसभा में दिया गया बयान है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने पता लगाकर बताया है कि दिल्ली में सिख विरोधी दंगों में 650 केस दर्ज हैं और इस वक्त भी अलग अलग जेलों में 70 से 80 लोग अलग अलग प्रकार की सजाएं काट रहे हैं। इन मामलों में भी हजारों लोग दिल्ली में भी बरी हुए, मगर किसी बड़े नेता को सजा नहीं हुई। तो क्या इन दंगों का सबक यही है कि बड़े लोग जब बच जाते हैं या बचा लिए जाते हैं तो जो कार्यकर्ता टाइप के पार्टी भक्त होते हैं उनमें से कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा से लेकर फांसी के फंदे तक गुजरना पड़ता होगा। 24 लोग मिलकर क्या 69 लोगों को गुलबर्गा सोसाइटी में मार सकते थे? कुछ तो होंगे जो बचे होंगे और आज की रात टीवी देख रहे होंगे। उनका भी स्वागत है प्राइम टाइम में। हमारे साथ हमारी पूर्व सहयोगी और लेखक रेवती लॉल हैं। रेवती गुजरात दंगों में जो भीड़ बनकर आए जो लोग थे उन पर एक नई तरह की भीड़ के समर्थन से किताब लिख रही हैं आपके आर्थिक सहयोग से, कि उनकी अपनी क्या मानसिकता है, जिसकी बात हमने शुरुआत में की। और तनवीर जाफरी साहब हैं, स्वर्गीय एहसान जाफरी के बेटे हैं हमारे साथ, और जयनारायण व्यास जी हैं, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तनवीर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो फैसला आया है वो आप लोगों ने जिस मकसद से इसकी पूरी लड़ाई और इतने सालों तक यहाँ लड़ी है, उसके अनुरूप है, उसके अनुकूल है ये फैसला? अब ये फैसले को मैं 2-3 हिस्सों में अब देखता हूँ। एक ये है कि जो हमारी लड़ाई थी उसमें हमने बहुत ज्यादा जोर दिया था इस बात पर, और हमने उसके लिए एविडेंस भी कोर्ट के सामने रखे थे, एसआईटी के सामने भी रखे थे कि जैसे कि आपने भी कहा भी आपके उसमें कि इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतनी बड़ी रहने की जगह है, उसे कुछ 24 लोग तो नहीं अकेले मिलके जला सकते हैं और 69 लोग उनसे लोगों को मार सकते हैं। और पूरे दिन ये वारदात हुई थी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और उस दौरान में मेरे अब्बा ने कई जगह फोन करे थे, यहाँ तक चीफ मिनिस्टर के ऑफिस भी फोन किया था, और उसके बावजूद भी पुलिस की मदद वहाँ शाम तक नहीं पहुंची थी। ये सब को देखते हुए हमें पूरा यकीन से कह सकता हूँ कि इसके अंदर कुछ कॉन्स्पिरेसी थी और है भी, और कि पुलिस इतनी निष्क्रिय क्यों रही। अब ये वारदात होने के बाद में जो लोग जो लाशें वहाँ जो छोड़ के आए थे, हमारे विटनेसेस जो वहाँ से बच के आए थे, उन्होंने कहा कि जब दूसरे दिन वो लाशें देखने गए तो सब लाशों को जला दी गई थी, शनाख्त भी कर सकते नहीं थे। तो एविडेंस जो थे उसको पूरी तरह से खत्म करने की भी कोशिश की गई। ये जब हुआ जब वहाँ पुलिस आ चुकी थी,
तो ये पुलिस को किसने ये सब करने को कहा और कौन उनके पीछे था जिससे कि वो पुलिस वहां शाम तक पहुंची नहीं, ये जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है वो इस जो जजमेंट से साफ बाहर आया नहीं है। तो हम जब ये 6 तारीख को जब इसका पूरा जजमेंट आएगा उसका अध्ययन करने के बाद ही आगे रणनीति डिसाइड करेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। आपको जस्ट मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मेरे फादर जो एहसान जाफरी थे वो लोकसभा के सांसद रह चुके थे 1970 में और वो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के एक्टिव मेंबर थे। ये जब हादसा हुआ उसके कुछ 5 दिन 10 दिन पहले ही वो राजकोट में थे जहाँ के इलेक्शन चल रहा था। यहाँ बाई इलेक्शन था जहाँ नरेंद्र मोदी खुद बाई इलेक्शन से लड़ रहे थे। वहाँ वो 10 दिन रहे थे और 10 दिन का उन्होंने वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंपेन किया था और वहां से आने के कुछ 4 दिन बाद ही घटना घटी और उनकी हत्या कर दी गई थी और उन्हें बहुत ही मतलब दर्दनाक तरीके से उनको मारा गया था। और ये सब बातों को देखकर और जो फोन कॉल रिकॉर्ड जो सीडी बनी थी ये सब जो हमने एसआईटी को सामने रखी है, कोर्ट के सामने रखी है, तो ये क्यों कोर्ट इसको कॉन्स्पिरेसी नहीं मान नहीं रही है, ये हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न है जो कि जजमेंट आने के बाद में हम उसको स्टडी करने के बाद में आगे की कार्रवाई क्या करनी है। साहब, क्या आप बता सकते हैं कि आपने बताया कि एहसान जाफरी 24 लोग जी एहसान जाफरी साहब मारे जाने के हत्या के कुछ दिन पहले कांग्रेस का ही प्रचार कर रहे थे, तो इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व सांसद की को इंसाफ दिलाने में कितनी सक्रियता दिखाई, क्या आप इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? नहीं, मैं ये केस जो है वो कोर्ट में लड़ रहे हैं हम और उसके अंदर जो कोर्ट की कार्रवाई है तो उसी हिसाब से जा रहे हैं। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का दखल अंदाज है। नहीं, कोई मोरल सपोर्ट दिया हो कि किसी प्रकार का सपोर्ट दिया हो हमारे साथ में कुछ एनजीओ नहीं, वो नहीं, हमारे साथ जो वकील बहुत सारे कांग्रेस पार्टी में वकील मंत्री बनते हैं वो सब आए हो लड़ने के लिए। वो ऐसा तो नहीं, हमारी जो संस्थाएं हमारे साथ में थी उन्होंने ये पूरा केस के यहाँ तक ले जाने में, सुप्रीम कोर्ट तक इसकी फरियाद करने में और बाकी जो कोर्टों में जो कार्रवाई है उसमें हमारे तरफ से जो वकील रखने में उन्होंने हमारे को बहुत सहयोग दिया है और उनकी मदद के वजह से ही हम यहाँ तक आज भी पहुंचे हैं। ठीक। जयनारायण जी, हम आपसे जानना चाहते थे कि इतना बड़ा हादसा है ये, क्या आपको लगता है कि ये कोई सुनियोजित और षड्यंत्र नहीं रहा होगा? ये देखिए, जिस तरह से रवीश जी ये हादसा हुआ और जिस तरह से पूरे राज्य में इसका फैलाव था, मैं मानता हूं कि इसमें अगर कोई पूर्व नियोजित घटना का तत्व होता तो जो कोर्ट ने जो भी चीजें उनके सामने उनका संज्ञान लिया है, जरूर उनके संज्ञान में बात होती। जैसे नरोडा पाटिया के बारे में उन्होंने संज्ञान लेके कहा कि ये पूर्व नियोजित पूरी घटना थी, तो कोर्ट जब अपने सामने आए हुए तथ्य और हकीकतों को देखते हुए जब कोई भी चीज पे एक निर्णय लेती है, मैं मानता हूं, मैं तनवीर जी की भी भावनाएं समझता हूं और मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, मगर बात यह है कि ये पूरा ये मसला जो है वो एक लीग कानूनी प्रक्रिया का भाग बन चुका है। अगर आप उससे सहमत है, आपकी मर्जी, न सहमत है तो एपेलेट कोर्ट में जाके आपके पास कोई आधार है या और कोई तथ्य है तो तथ्यों के बल पर आपके पास अभी भी न्याय ढूंढने का रास्ता खुला है, या सब रास्ते बंद नहीं हो गए हैं। तो न्याय की जो प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में अवलोकन किया था कि जो कोर्ट्स के जजमेंट आते हैं वो किसी की जीत या हार या सेलिब्रेशन या इसके लिए नहीं होते हैं। कोर्ट का जजमेंट है वो इनका एक चुकादा है जो उनके सामने जो हकीकत है और तथ्य आता है उनके संज्ञान से वो लेते हैं। जयनारायण व्यास जी, इसमें देखिए वीएचपी के लीडर का भी नाम है जो पकड़ा गया है, एक आदमी जो कांग्रेस के लीडर का भी है। हाँ, कांग्रेस का भी लीडर का भी है। वो आदमी पहले कांग्रेस में था, वो शायद बीजेपी में ही चला गया, जो कोई है, नाम भूल रहा हूँ अभी, चौधरी जी जो है। हाँ, वो ठीक है, पर राजनीतिक लोग तो थे इसमें, है ना। नरोडा पाटिया गुलबर्गा सोसाइटी से तो बहुत दूर नहीं है ना। एक जगह सुनियोजित षड्यंत्र है, एक जगह नहीं। आप ठीक कह रहे हैं कि इसको अब अदालत में ये लोग लड़ते रहे हैं, आप लोग भी। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो राजनीतिक कार्यकर्ता जो छोटे स्तर के पकड़े गए, बड़ा नेता बच जाता है, उन छोटे कार्यकर्ताओं के लिए कोई मैसेज हो आपके लिए सर?
ऐसा नहीं है रवीश जी। अगर ऐसा होता तो माया कोडनानी को सजा नहीं पड़ती, ऐसा होता तो बाबू बजरंगी को सजा नहीं पड़ती, उनको दोषी करार नहीं दिया जाता। मगर आप मेरे साथ सहमत होंगे कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था एक प्रक्रिया न्याय की जो तय करती है उसके मुताबिक तथ्यों और हकीकतों के संज्ञान लेकर कोर्ट एक निर्णय पे आती है। तो अब किसको सजा पड़ी किसको नहीं पड़ी, कौन सा बड़ा नेता था कौन सा छोटा नेता था, मैं मानता हूं कि नेता नहीं नेता वो कोर्ट नहीं देखती। कोर्ट देखती है किसने ये कोई गुनाहित प्रवृत्ति की है, किसके सामने पुख्ता सबूत है, और वो सबूतों के जरिए कोर्ट अपना चुकादा देती है। तो इसको ये राजनीति, तो देखिए राजनीतिक पार्टियों की आप बात करते हैं तो ऐसे मसलों में, ऐसे मामलों में जब इतने बड़े पैमाने पे कोई भी रिएक्शन आता है, जैसे दिल्ली में हुआ या अहमदाबाद में हुआ, अहमदाबाद में पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे, मगर शायद ये पहली बार है कि जब इतना सारे किस्सों में दीपड़ा दरवाजा से लेकर मेहसाना से लेकर खेड़ा से लेकर अहमदाबाद के दोनों किस्सों को लेकर कोई दोषी करार और सजा दी गई है। पहली बार क्यों लगा रहे हैं आप, जब आप ही की सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सिख विरोधी नरसंहार में 442 लोगों को सजा हुई है, हाँ जी। 70-80 लोग जेल में हैं। नहीं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ रवीश जी। गुजरात में 1969 में भी इससे बहुत बड़ा कांड हुआ था अहमदाबाद में, 1985 में भी हुआ था और 1992 में भी हुआ था। वो समय की सरकारों ने उस पर कोई कार्रवाई की हो या किसी को भी दोषी करार दिया गया हो, ये चीजें आज आप नहीं कह सकते हैं। ठीक बात। तो ये जो कार्रवाई तो हुई है और ठोस कार्रवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई है, और उसको मद्देनजर रखते हुए बाद में जो ट्रायल कोर्ट है उसने जो भी, मैं मानता हूं कि चुकादा दिया है वो कोर्ट का चुकादा है। अगर उसमें कोई ऐसी चीजें हैं जिसको आप नहीं सहमत होते तो आप एपेलेट कोर्ट में जा सकते हैं। तनवीर जी, जयनारायण जी, अब देखिए इतनी राजनीति हो गई है कि राजनीति करने वाले भी अब थक गए हैं इस मसले पे, पर जयनारायण जी की बात व्यवहारिक ही है कि दोनों को लाभ मिला है इसकी राजनीति से, आज तक लाभ उठाए जाते हैं अलग अलग, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, ठीक है। लेकिन क्या ये लड़ाई जो जयनारायण जी कह रहे हैं कि अब अदालत ही है, अगर आपको कहीं से ऐतराज है तो आप वहां लड़ते रहिए अपने दम पे। हाँ, वो उन्होंने सही कहा। मैं वो तो नहीं बोल रहा हूँ कि हम कोई भी कोर्ट ने जजमेंट दिया उसको अगली कोर्ट में पटकार सकते हैं, वो तो हमारा हक है, और जजमेंट आने के बाद ही वो हम डिसाइड करेंगे, जाएंगे उसमें। जैसा आपने जयनारायण जी ने खुद ही कहा कि 2 किलोमीटर दूर नरोडा पाटिया है, वहां पे इससे जैसा ही हादसा हुआ है उससे आप षड्यंत्र मान रहे हो, और 2 किलोमीटर उसके गुलबर्ग को नहीं मान रही है, एक इतराफ में, ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है अहमदाबाद शहर में। तो इसलिए वो बात है जिसको कोर्ट को ध्यान में लेना होगा, और हम उसको बात को अगली कोर्ट के सामने रखेंगे। चलिए।